हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। आज हम लोग इसके पहले हम लोग एक जो है पढ़े थे मेजरमेंट एंड डायमेंशन ये हम लोग ने पढ़ा था। मेजरमेंट आपका क्लियर हो गया था, डायमेंशन में कुछ पार्ट और रह गए थे, उसको जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। डायमेंशन हमने कहा था कि मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घातों को डायमेंशन कहते हैं, बीमा कहते हैं। बीमा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये भी हमने आपको बताया था। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं भी हमने निकाल करके आप लोगों को दिखाया था। आज जो है हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होता है वो थोड़ा सा देखें। एप्लीकेशन में एक जो है थ्योरी वर्क करती है, एक सिद्धांत काम करता है जिसे हम बोलते हैं समांगीयता का सिद्धांत। समांगीयता का सिद्धांत ये कहता है कि समान बीमाओं को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं, समान डायमेंशन को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई जोड़ने का मतलब हो गया चाहे हम प्लस के साथ ऐड करें या फिर माइनस के साथ ऐड करें। जैसे a प्लस बी अगर है तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, और a माइनस बी है तब भी आपस में जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्लस के साथ जुड़ा है, ये माइनस के साथ जुड़ा है, लेकिन ये आपस में जुड़े हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आपस में जोड़ते नहीं हैं, ये याद रखेंगे। जोड़ने का काम केवल प्लस और माइनस करता है। तो एप्लीकेशन में होता एप्लीकेशन इसका क्या है? पहला एप्लीकेशन है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, चेंज टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपका चेंज कैसे किया जाता है वो आपका डायमेंशन मेथड से किया जा सकता है। दूसरा आपका है कि किसी दी गई समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी दी गई समीकरण की सत्यता की जांच करना। अगर कोई समीकरण आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है, तो क्या वो समीकरण सत्य है, सही है या गलत है, ये आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए, इस पर आपका बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनता है। आपका केवल डायमेंशन पूछ देगा कि कोई भी भौतिक राशि दे देगा, उस भौतिक राशि का डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है, वो पूछेगा। ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ताकि इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए आप लोगों को, क्या है एप्लीकेशन इसका। जैसे इसमें आपका एक इक्वेशन हम ले रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन की गति का पहला समीकरण है। कौन सा है? मोशन ऑफ इक्वेशन का ये पहला समीकरण है गति का। अब ये समीकरण सत्य है, ये आपका प्रूव करना है। किसके मेथड से? डायमेंशन मेथड से। ये सही है या गलत है, रॉन्ग है या ट्रू है, आप इसको पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक थ्योरी आपको बताया, समांगीयता का सिद्धांत यही कहता है कि समान बीमाओं वाली राशि को हम जोड़ या घटा सकते हैं। अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण में लेफ्ट, अगर कोई, देखिए यहाँ पे LHS में लेफ्ट साइड में कोई एक राशि दी गई है, उस राशि का जो बीमा होगा राइट साइड में जितने भी जुड़े हैं भौतिक राशि सबका बीमा सेम होगा। अब देखिए कैसे, ये है v मीन्स होता है वेग,
वेग का डायमेंशन आपको हमने लिखवाया था LT-1 होता है, ठीक है। फिर ये u भी तो एक वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो ये भी एक वेग है, ये भी हो जाएगा LT-1 प्लस a एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो इसका आपका हमने लिखवाया था LT-2 और स्मॉल t समय का t होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस यहाँ पे t पॉजिटिव के केस में है, t-2 नेगेटिव केस में है, एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-1। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर इसकी जो बीमा इस राशि की है वही इसकी भी है, वही इसकी भी है, आपस में सबकी बीमाएं इक्वल हैं, इसलिए ये जो समीकरण है ये आपका सत्य है। क्लियर है? गलत होगा तो बीमा ये इक्वल नहीं आएगी, डायमेंशन ये इक्वल नहीं आ सकता। क्लियर है? चलिए अब इस तरीके से हम निकालते हैं कोई भी समीकरण हो। अब हम बात करेंगे तीसरे एप्लीकेशन की। तीसरा एप्लीकेशन है कि किसी सूत्र की या व्यंजक या फार्मूला भी कह सकते हैं को प्राप्त करना। ये आपका 3 एप्लीकेशन है। एक पद्धति से दूसरे पद्धति का मतलब ये हो गया कि कोई MKS सिस्टम में दिया होगा, CGS में कन्वर्ट करना होगा, या CGS में दिया होगा, MKS में कन्वर्ट करना होगा, CGS में दिया होगा, SI में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि MKS और SI दोनों एक ही है सिस्टम। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। किसी दी गई समीकरण की सत्यता की जांच आपको हमने बताया, इसमें कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट की सहायता से आप जो है कोई फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये था आपका डायमेंशन और मेजरमेंट। इस पे थोड़ा सा हम और फोकस कर दें। हमने आपको बताया था जनरल साइंस में 3 पार्ट होता है। जनरल साइंस का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है फिजिक्स आपको हमने बताया था, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री बताया था, थर्ड पार्ट बायोलॉजी बताया था, और फर्स्ट पार्ट हमने फिजिक्स को हमने कहा लेके चल रहे हैं। फिजिक्स में हमने आपको पहला जो चैप्टर था जनरल साइंस का मेजरमेंट एंड डायमेंशन, उसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स पर भी डिस्कशन किया था। फिजिक्स क्या है हमने कहा था, नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेचर जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उस पर जो अध्ययन किया जाता है, ये सारे के सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं। बहुत बुकों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स का तो हमारा नेचर से ही मिल रहा है, जिसका नेचर से ही मतलब होता है। जैसे हम लोग कहते हैं भौतिक जगत, तो भौतिक जगत में क्या है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें के बारे में करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भौतिक विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जाओं तथा द्रव्यों के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा, ऊर्जाओं, ऊर्जा क्या है, जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में ऊर्जा, चाहे वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो, चाहे जो भी है, समुद्र के अंदर आपका ज्वार भाटी ऊर्जा भी है। ठीक है, इन सब ऊर्जाओं के बारे में तथा द्रव्यों, द्रव्य का मतलब, द्रव्य का एक चैप्टर आपको हम लेंगे क्लास आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कई क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो द्रव्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन दोनों के बारे में क्या क्रियाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था फिजिक्स के जनक कौन है, सर आइजक न्यूटन हैं, ये भी आपको बताए थे। अब इनके अंतर्गत आपका फर्स्ट जो चैप्टर था मेजरमेंट एंड डायमेंशन पढ़ा है। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड है, अब थोड़ा सा हम आगे कर चलते हैं। जैसे हमने कहा था राशियाँ,
राशियां दो टाइप का होता है, एक तो मूल राशियां हो जाती हैं, एक तो मूल राशियां हो जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी जो आपकी राशियां होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं भौतिक राशि। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशियां दो टाइप का हो जाता है, हालांकि डेवलप साइंस हुआ है, इसको एक और फॉर्मेशन में चेंज किया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। भौतिक राशियां दो टाइप का हो जाता है, कौन सा? एक होता है सदिश राशियां और दूसरा हो जाता है अदिश राशि। अदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशियां को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये आपका दो टाइप का हो गया, सदिश राशियां, अदिश राशियां। चलिए अब थोड़ा सा हम सदिश राशियां के बारे में समझेंगे, सदिश राशि क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जितनी भी मूल राशियां मिलकर के आपस में व्युत्पन्न राशियां बनाती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो है को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो वो भौतिक राशियों में कन्वर्ट होती है, तो उसके आधार पर दो नहीं बल्कि तीन होती है, एक प्रदिश राशि भी होती है। हालांकि दो ही राशियों का जिक्र ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। प्रदिश राशि में आपका इन दोनों के बीच का पार्ट होता है, उसको हम समझाएंगे डेफिनेशन के माध्यम से। पहले हम ये समझें सदिश राशियाँ क्या होती हैं। डेफिनेशन ये कहता है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए फिर डेफिनेशन बताते हैं। अगर हम ये एक लाइन खींच दिए, एक लाइन आपके सामने खींचा, तो ये क्या बता रहा है? आपके सामने यह एक लाइन है, एक लंबाई हमने खींच लिया, एक रेखा को। ये क्या बता रहा है? ये बता सकता है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इनको चलना इधर ही से है और इधर तक पहुंचना है, या हमको यहाँ से चलना इस पॉइंट से और यहाँ तक पहुँचना है। कोई बाउंडेशन है, हम इधर से भी यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं। ये केवल लेंथ को, लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझिएगा, हमने क्या किया, इसके एक सिरे पर एरो का ऐसे सिंबल बना दिया। अब बाउंडेशन हो गया। बाउंडेशन क्या हुआ कि अब हम इस सिरे से जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। हमको जब भी चलना होगा हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, न कि इधर से रास्ता क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जब एरो बना है तो ये बता रहा है हमको चलना केवल इधर है, इधर चलना है, हमको इधर नहीं जाना है। तो हम जब भी यहाँ से चलेंगे इस साइड को ही चलेंगे। तो लेंथ मालूम हो, डायरेक्शन मालूम हो, यानी लेंथ भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। अब डेफिनेशन सुनिए। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ, एम्पलीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती। क्लियर है? एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है? और इसको जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया।
तो डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड जहाँ भी होगा वहाँ आपका क्या कहलाएगा, सदिश राशि। अब थोड़ा सा हम समझ लें कि सदिश राशि में कौन कौन राशियाँ आती हैं। इम्पोर्टेंट आपका डिफिनेशन नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका सदिश राशियों का जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। अब कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट नंबर पे है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन आपका होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका सदिश राशि होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए सदिश राशि का होना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी चाहिए, एम्पलीट्यूड भी चाहिए। कभी कभार एक बार आपसे पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? इसमें आप दो तरीके से बता सकते हैं। इन दोनों में जो अंतर होता है वो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस में केवल लेंथ की ज़रूरत होती है, लंबाई में लंबाई की। दूसरा नंबर ये कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा धनात्मक होगी। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें, ये तो आपका किसका था, ये डिस्टेंस का था, डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी कभार पूछा भी गया है कंपटीशन में, ये एक नंबर के लिए डिस्प्लेसमेंट से आपका आया है। डिस्प्लेसमेंट में भी दो कंडीशन हो सकती है, इसमें लेंथ भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। दूसरा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इस पर हम। अब इस पे हम आते हैं, किस पे? विस्थापन पे। जो आपका सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा था उस पे हम आते हैं। अब आते हैं इस पे। विस्थापन पहले नंबर पे हो गया, फिर उसके बाद आता है वेग, वेलोसिटी। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। फिर उसके बाद आता है बल। फिर उसके बाद आता है आपका प्रतिबल। ठीक है? फिर उसके बाद आता है संवेग। ठीक है? फिर इसके बाद आपका आएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि सदिश राशि, निम्न में से सदिश राशियाँ हैं, आपका दे देगा इनमें से कोई एक। त्वरण दे देगा, दूरी दे देगा, कार्य दे देगा, शक्ति दे देगा। अब इनमें से आपको बताना है कि सदिश राशि कौन सा है। पता होगा तो आप त्वरण बता देंगे। तो इनमें से आपको बस ये याद रखना है सदिश राशि के कौन से जो है एग्जाम्पल आते हैं। और एग्जाम्पल किस कौन कौन आएंगे? जिनके पास डायरेक्शन होगा, जिनके पास आपका लंबाई होगा, दोनों चीज़ होगी, एम्पलीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, दोनों जिसके पास है वो आपका सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर है? अब आते हैं अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशि अगर हम बात करें
तो अदिश राशि को केवल और केवल एम्पलीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये हो गया, सदिश राशि को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है, अदिश राशि को, सदिश राशि को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका एरो से किया जाता है। अगर हमने ए के पावर ए के अगर ऊपर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ए जो होगा वो सदिश राशि होगी। ए क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? अगर इसी ए के पावर हमने ऐसे लिख दिया, केवल एक लाइन खींच दिया, तो ये आपका अदिश राशि होगी। मैथमेटिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके ऊपर ये लगा देते हैं तो ये अदिश स्केलर की बात करता है, इसके ऊपर अगर एरो लगा देते हैं तो वेक्टर की बात करता है। तो ये अंतर है दोनों में। मेन रूप से अगर मैथमेटिक्स के आधार पर देखें तो फिजिक्स के आधार पर आपको एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन ध्यान रखना होगा। अदिश राशियाँ में आपका रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, केवल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल एम्पलीट्यूड की, ओनली एम्पलीट्यूड की, वो आपका अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है? चलिए अब इस पे एग्जाम्पल थोड़ा सा हम सेट कर दें। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? पहले नंबर पे होगा दूरी, डिस्टेंस, फिर क्या होगा? चाल होगा, फिर क्या होगा? कार्य होगा, ठीक है, फिर क्या होगा? शक्ति होगा, फिर क्या होगा? घनत्व होगा, और क्या होगा? आयतन होगा, और क्या होगा? समय होगा, समय, और क्या होगा? ताप होगा। ये सब जो हैं सब के सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशियाँ, इनको केवल मतलब है एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। दूरी आपका हो गया, कार्य हो गया, कार्य आपका कितना कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसका मेजरमेंट जो है नहीं होता है। किस डायरेक्शन में होता है इसका मेजरमेंट नहीं होता है। समझा रही बात? कार्य, शक्ति की बात करें, शक्ति का भी डायरेक्शन नहीं होता है। घनत्व की बात करें, घनत्व का डायरेक्शन नहीं होता है। आयतन की, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का भी जो है घनत्व नहीं होता, वॉल्यूम का भी डायरेक्शन नहीं होता। इन सब का डायरेक्शन नहीं होता है, इनमें केवल एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये आपकी अदिश राशियाँ, ठीक है। ये हो गई आपकी सदिश और अदिश राशियाँ। इनसे एक क्वेश्चन आपका अमूमन तौर पे, जनरली तौर पे पूछ देता है। इनमें से आपका दे देगा कौन सी सदिश राशि, या आपका कार्य बोल देगा, कार्य क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कि इनमें से कोई नहीं है। एक आपका हमने बोला था, हमने कहा कि जिनको परिमाण और दिशा दोनों चाहिए वो सदिश हो गई। जिन राशियों को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो आपकी अदिश हो गई, स्केलर हो गया। अब प्रश्न उठा कि जिनके पास न तो एम्पलीट्यूड ही हो, यानी न तो परिमाण ही हो, न तो परिमाण निश्चित कर पा रहे हैं और न तो डायरेक्शन ही निश्चित कर पा रहे हैं, वो किस में आएंगी? तो ये कंडीशन आती है आपकी प्रदिश राशि, एक तीसरी राशि आती है, हालांकि आपके बुकों में भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। वो सर्किल पर अगर कोई चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटर है, इस सेंटर को केंद्र मानकर, इसको आधार मान करके कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पिंड जो है, इस पर जो है इसकी परिधि पर मोशन करता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर अगर मोशन इस पे कर रहा है, चल रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे हम फिक्स करेंगे? अगर इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन इधर होगा।
आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, जब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है तो हम डायरेक्शन को निश्चित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका सर्कुलर मोशन में आता है। सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट आपके आएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको उसमें और बेहतर तरीके से समझाएंगे। आगे अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोशन की। किसकी बात करेंगे? मोशन की, गति की। ठीक है, गति जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन? एक होती है 1 डायरेक्शनल मोशन, एक होता है 1 डायरेक्शनल मोशन। सेकेंड जो होगा ये होगा 2 डायरेक्शनल मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन। थर्ड जो होता है ये होता है 3 डायमेंशनल या 3 डायरेक्शनल मोशन। आपको यहाँ पे दिख रहा है मोशन 1 डायरेक्शनल मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन और 3 डायरेक्शनल मोशन। गति जो है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। आइए मोशन को समझते हैं। मोशन है क्या, गति क्या है? एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसके बगल एक दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है। दोनों को एक दूसरे को अगर ये बताना हो कि गति क्या है, गति कैसे जो है रिप्रेजेंट होगा, तो बता पाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों मोशन में है। गति के लिए जरूरी है एक व्यक्ति का स्थिर होना, दूसरे व्यक्ति का गतिशील होना, क्योंकि कंपेयर हम तभी करेंगे कि इस व्यक्ति के सापेक्ष यह व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी वस्तु का अपना अवस्था परिवर्तन भी गति कहलाता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब आज इस समय इस पॉइंट पर है, कुछ समय बाद आगे पॉइंट पर चला, इसका मतलब गतिशील है। ये तो हो गया मोशन के बारे में। मोशन की पहली आपका यहाँ पे हमने लिखा 1 डायरेक्शनल मोशन, एक दिशीय गति। इसी को एक नाम डायरेक्शनल का और भी देते हैं, 1 डायमेंशनल, डायरेक्शनल और 1 डायमेंशनल। डायमेंशनल को बोलते हैं बीमीय। ठीक है ना, तो डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप इसी को समझेंगे ये है क्या। 1 डायरेक्शनल मोशन क्या है इसको समझेंगे। ऐसी गति, ऐसा मोशन जो केवल और केवल एक डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन में। यहाँ से कोई व्यक्ति अपना जो है गति स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर पहुँचा, या यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट किया यहाँ पर पहुँचा। थोड़ा सा समझ लीजिए हम क्या कहना क्या चाहते हैं। ये आप जानते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और एक आपका जेड एक्सिस भी होता है, और जेड एक्सिस आपका ये रिप्रेजेंट करता है बाहर की तरफ और ठीक इसके बोर्ड के अंदर की तरफ, ये जेड एक्सिस। अब समझिए 1 डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि इस मोशन में केवल एक एक्सिस काम करेगा,
वन डायरेक्शनल मोशन में केवल एक एक्सिस पे ही वर्क होगा। अब जरूरी नहीं है कि हम एक्स एक्सिस पे ही चलें, हम वाई एक्सिस पे भी चल सकते हैं, उसमें एक्स का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। हम जेड एक्सिस पे भी चल सकते हैं, उसमें इन दोनों का एक्स और वाई का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? अब इसको समझिए बेहतर तरीके से। वन डायरेक्शनल का मतलब है कि वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक पहुंचना और डायरेक्शन एक ही हो। ठीक है? तो अगर ये ए पॉइंट हो और ये बी पॉइंट हो तो ए से बी तक पहुंचने में, ए से स्टार्ट किया बी तक पहुंचा, तो इसका मतलब है कि इसने कुछ तो लंबाई, अगर ए से स्टार्ट किया बी तक तो डायरेक्शन हमारा इधर होगा, ऐसे होगा। अगर बी से स्टार्ट करेगा ए तक तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। क्लियर है? आते हैं वन डायरेक्शनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? दूरी की, डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है? फिर इसके बाद हम नंबर 3 पे बात करेंगे वेग की। नंबर 4 पे बात करेंगे त्वरण की। ठीक है? दूरी की, विस्थापन की, वेग का और त्वरण का। यही आपका वन डायरेक्शनल मोशन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है? चलिए अब हम दूरी की बात करेंगे। दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हमने आपको रिप्रेजेंट किया था कि इसमें केवल हमको लेंथ चाहिए, केवल एक सीधी रेखा पे हमको लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी ये तो पहले, सबसे पहले ये कि यह तो अदिश राशि है, डायरेक्शन जब नहीं होगा तो ये तो अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और क्या होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि दूरी है क्या? अदिश राशि है। दूरी धनात्मक, कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो आपका इसमें दूरी धनात्मक होती है। ठीक है? अब हम बात करेंगे विस्थापन की। हाँ, एक चीज़ और पूछेगा कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक हमेशा मीटर होगा, क्योंकि दूरी एक लंबाई है। क्लियर है? चलिए अब हम विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन में क्या होता है? डायरेक्शन भी चाहिए एम्पलीट्यूड के साथ, तो ये हो गया सदिश राशि, वेक्टर हो गया। फिर ये क्या है? ये धनात्मक भी होगी, धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी, और क्या होगी? ऋणात्मक भी होगी। इसका भी मात्रक पूछेगा। ये भी आपका लंबाई से संबंधित है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे वेग की। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। वेग की, वेग क्या है? वेग आपका वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को थोड़ा सा अगर हम समझें तो वेलोसिटी 2 प्रकार की होती है। एक हो जाती है प्रारंभिक वेग और दूसरा हो जाता है अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, ये समझना है। जब कोई वस्तु या कोई कार स्टार्टिंग पॉइंट पर जब चलना स्टार्ट करता है तो उसका वेग कुछ कम होता है, कुछ धीमा होता है। कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसके वेग में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, तो वेग पहली की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो जो कम वाला स्पीड था उसी को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और जो अब तेज चल रही है उसको हम बोलते हैं अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से
प्रारंभिक वेग को हमेशा u से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वेग क्या होता है? फार्मूला एक आता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, अब यहां से डिफिनेशन आप इसका कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु का अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो वेग क्या हो गया? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अब वेग जो होगा, वेग का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आपका मात्रक हो गया। ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। ये भी क्या है? एक सदिश राशि। क्लियर है? ये भी क्या है? एक सदिश राशि। इतना क्लियर हो गया वेग का। अब हम बात करेंगे त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब समझिए त्वरण उत्पन्न क्यों होता है, एक्सेलरेशन क्यों उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में जो शुरू में वेग था वही लास्ट तक रहे तो त्वरण होबे नहीं करेगा। त्वरण जो इसमें उत्पन्न कभी नहीं होगा। वेग में जब चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। क्लियर है? त्वरण जो आपका कह रहा है कि जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। यानी u अगर v के बराबर है तब त्वरण 0 होगा, u v के बराबर होगा तब। लेकिन अगर v अलग है, u अलग है तो त्वरण कन्फर्म है। ठीक है, त्वरण का जो मात्रक होगा, त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। ये भी डायरेक्शन इसका भी निश्चित होता है। जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपसे पूछता है इसका मात्रक। डायमेंशन की भी बात कर लेगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है? LT-2 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो आपका एक प्रश्न अमूमन तौर पर पूछा गया है उसको हम डिस्कशन करेंगे। वेग पर और त्वरण पर आपका ग्राफ पूछता है, ग्राफ दे देता है और ग्राफ को आपको हम समझा देते हैं। ग्राफ में वेग और त्वरण के बारे में इतना आपका ये क्लियर हो गया। वन डायरेक्शनल मोशन की हम बात करें, वन डायरेक्शनल मोशन की बात इतने तक क्लियर हो गई। अब आपको एक इसमें और वन डायरेक्शनल में बचा हुआ है वेग और त्वरण का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस पर प्रश्न पूछता है। अब इसमें हम देखते हैं वेग का ग्राफ निरूपण। अब इसमें ग्राफ का निरूपण क्या होता है ये समझा जा। कुछ वेग बराबर है विस्थापन बटे समय, तो जब भी ग्राफ बनेगा वो विस्थापन समय के बीच बनेगा। ये ध्यान दीजिए, हम 4 टाइप के आपके सामने फिगर रिप्रेजेंट करेंगे और जो जो चीज़ें इसमें बताया जाएगा वही सेंटेंस लिखेंगे और वही पेपर में पूछता है। यहाँ पर देखिए, ये एक फर्स्ट फिगर है,
ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ये विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है समय को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस फिगर में कुछ ऐसा होगा, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन होगी सीधी, इस लाइन के इस लाइन, ये लाइन जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सेकेंड फिगर में क्या होगा, अभी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इसमें क्या क्या है। ये भी आपका विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा, ये समय को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जो लाइन कुछ होगी वो ऐसे होगी, ये होगा। तीसरा जो फिगर होगा आपका कुछ ऐसा होगा, विस्थापन को रिप्रेजेंट किया, ये समय को किया। ये कुछ फिगर ऐसा चलेगा, और लास्ट नंबर 4 जो होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, विस्थापन होगा, ये समय के बीच होगा। इसमें जो लाइन होगी वो सीधे निकलेगी। अब यहाँ पर ये 4 फिगर आपके सामने हैं। 4 फिगर आपका वेग का भी बनेगा, 4 फिगर आपका त्वरण का भी बनेगा, एक्सेलरेशन का भी 4 ही फिगर आपका है। इसमें से ये चारों फिगर आपके सामने दे देगा, और इन 4 फिगर में जो स्टेटमेंट हम लिखवाने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट का एक कोई स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा इसमें से वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, इसमें आपको देखा जा रहा है कि विस्थापन रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर को, समय रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड को। ये साइड जो है आपका समय का है। तो यहाँ से लाइन जो बढ़ रही है वो समय के सापेक्ष बढ़ रही है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब विस्थापन हो भी नहीं करेगा तो वस्तु का वेग क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा भाई, जब विस्थापन हो भी नहीं करेगा तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, गाड़ी को हमने, कार को स्टार्ट कर दिया और कार स्टार्ट हो गई, और कार जो है अपने स्थान पर ही खड़ी है, समय बढ़ रहा है, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन आगे बढ़ नहीं रही है, विस्थापन 0 है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकेंड ग्राफ ये कहता है, सेकेंड ग्राफ में देखिए, सेकेंड ग्राफ ये कहता है यहां से स्टार्ट हुआ, पहले क्या हुआ, विस्थापन कम हुआ, तो जब विस्थापन कम हुआ तो वेग भी कम होगा। पहले वेग कम हुआ, फिर अचानक क्या हो गया, समय के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस ग्राफ में क्या वेग को आपका हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। ठीक है। नंबर 3 में आप देखिए, पहले कंडीशन में वेग बढ़ रहा है, कुछ समय बाद घटना स्टार्ट हो रहा है, तो इस फिगर में क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं इस फिगर में क्या हो रहा है, न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है। समय के साथ विस्थापन जैसे था यहाँ पर शुरू में वैसे लास्ट तक आपका चलता जाता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, वेग नियत है। ठीक है। इन चारों फिगर में फर्स्ट फिगर और नंबर 4 फिगर, ये दोनों मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ज़्यादातर पूछते हैं।
क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का ग्राफ का, त्वरण के ग्राफ का। तो त्वरण के ग्राफ की हम अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा देख लिए, कुछ चेंजिंग आपका हम बस थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ग्राफ वही रहेगा, ग्राफ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग आपका किया जा रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग आपका किया जा रहा है। वो है क्या, ये देखिए सेम फिगर होगा, बस जो है नाम हम चेंज करेंगे। यहाँ आपका वेग था, यहाँ हो जाएगा त्वरण, यहाँ आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेग, यानी त्वरण में वेग और समय के बीच बनेगा, ये भी हो जाएगा वेग, ये भी हो जाएगा वेग, यह भी हो जाएगा वेग, ठीक है। वेग और समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो त्वरण का बनता है। इसमें क्या है, वस्तु का वेग, वस्तु का त्वरण जो हो जाएगा 0 होगा। यहाँ पर क्या है, त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, त्वरण घट रहा है, यहाँ पर क्या है, त्वरण नियत है, ठीक है। ये ग्राफ मस्ट इम्पॉर्टेंट आपका परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है बहुत ही। इस ग्राफ को दे देता है, इस ग्राफ से कोई ना कोई एक आपका उठा देगा फिगर को और कहेगा कि वेग या त्वरण जो है नियत है, कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करता है, या फिगर आपको दे देगा, बोलेगा ये फिगर क्या बोल रहा है, ठीक है। त्वरण नियत है कि त्वरण बढ़ रहा है कि त्वरण घट रहा है कि त्वरण 0 है, ठीक है। ये आपका ग्राफीय निरूपण हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे 2 डायमेंशनल। ये 1 डायरेक्शनल का आपका 1 डायरेक्शनल मोशन का ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम 2 डायरेक्शनल में जब चलेंगे तो इसका एक लंबा कुछ आपका पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंटों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।